सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे महत्वपूर्ण नहीं जबकि संपूर्ण हम करंट अफेयर्स को देखेंगे और जनवरी से लेके जुलाई मंथ तक के सारे करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। यह क्लास अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है यूपी पुलिस के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, साथ में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज की हम चर्चा करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़, जो हमारे स्थल हैं, कोई चर्चित स्थान है जो चर्चा में रहा। क्यों रहा चर्चा में? तो सारे स्थान होते हैं, आपका गली मोहल्ला गांव सब कुछ चर्चा में रोज़ रहता है और एक ही चर्चा नहीं, कई कारण हो सकते हैं चर्चा के, तो वो चर्चा महत्वपूर्ण नहीं है। चर्चा में वो स्थान माने जाते हैं जहाँ पे कोई भौगोलिक कारण या मानवीय कारण की वजह से या कोई आपदा की वजह से जो चर्चा में हो या किसी स्थल को विशेष रिकग्निशन मिला हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत जो पॉलिटिकल रूप से कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थल रहा हो, जिसका राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही वहाँ पे कोई चर्चा रही हो, तो ये सारी बातें हम इस प्लेसेस इन न्यूज़ में करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। आप यूट्यूब पे जितने भी करंट अफेयर क्लासेस देखते होंगे, थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस लगे तो यह क्लास देखिए, पूरी देखिए, उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो विलंब न करते हुए आज की हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में जो पहला प्लेस है आपके सामने वह देखिएगा, वह है चेतुमल खाड़ी यानी चेतुमल बे। या क्यों चर्चा में है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पूर्ण मनोयोग से देखते चलिएगा। यहाँ हाल में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। तामजा, इसका नाम ध्यान रखिएगा, ब्लू होल है जिसकी गहराई 1380 फीट है। अब यह क्या होता है ब्लू होल? 29 अप्रैल को इसी वर्ष 2024 में फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मैक्सिको के समुद्र विज्ञानियों की एक टीम ने इस बात की खोज की तामजा ब्लू होल जो है विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल या अभी तक का ज्ञात जल के नीचे विश्व का सबसे गहरा सिंक होल है या सिंक होल है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है अभी। तो तामजा ब्लू होल जो मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप, जैसा कि मैक्सिको का ऐसे प्रायद्वीप है, मैक्सिको के पास में ऐसे प्रायद्वीप है युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। और नए मापों से पता चला है कि तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1300 फीट यानी 420 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। अभी आप इसका जो है चित्र देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आप चित्र देखिए बस। ये है युकाटन, यहाँ पे ये युकाटन प्रायद्वीप है, युकाटन पेनिनसुला है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये मैक्सिको देश है। यहाँ से बाउंड्री है मैक्सिको देश की। इधर आपकी यूएसए स्टार्ट हो जाता है, यहाँ मैक्सिको है। तो ये युकाटन पेनिनसुला है और यहीं पे मैं अलग कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे आप समझ लिए, यहीं पे यह जो है सिंक होल मिला है, इसको ब्लू होल बोलते हैं, तामजा इसका नाम है। अब आप इसको देखिए कैसे होता है ब्लू होल। ये देखिए ऐसे, या अपक्षय चट्टानों के जो है अपक्षय प्रक्रिया के बाद, अपक्षय के बाद क्या होता है, एक सिंक होल बन जाता है। और इस सिंक होल बिल्कुल गहरा गर्त के समान होता है, लेकिन यह चट्टानों की अपक्षय प्रक्रिया से होता है और बहुत गहरे तक नीचे चला जाता है। अब यह ब्लू होल दक्षिण चीन सागर में संसा-योंगले ब्लू होल, दक्षिण चीन सागर में यह संसा-योंगले नामक ब्लू होल है। उससे क्या 480 फीट अधिक गहरा है। संसा-योंगले ब्लू होल को ड्रैगन होल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रैगन होल के नाम से भी जाना जाता है। तथा तामजा की खोज से पूर्व यह विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल था। इसकी गहराई की तुलना शिकागो के ट्रम्प टावर की ऊंचाई से की जा सकती है। और ब्लू होल के अंदर बने सिंक होल हैं, ये तब बनते हैं जब चट्टान क्या होती है, जल के कारण अपक्षयित हो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो फिर यह ढह जाती है और जिसके फलस्वरूप एक बड़ा छिद्र, गहरा जो है छिद्र बन जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा। ऐसे देख लीजिए आप, ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए
ये इसके नीचे जो है, यहाँ ऊपर तो ये चट्टानें दिख रही हैं, आप चट्टानें दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गहरा नीचे गहराई पे कुआं टाइप का ऐसे रहता है। तो ध्यान रखिएगा तामजा ब्लू होल, तामजा ब्लू होल। तो पहला जो प्लेसेस इन न्यूज़ में पहला क्या है आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है चेतुमल खाड़ी। और चेतुमल खाड़ी जैसा कि आपको पता चल गया होगा युकाटन प्रायद्वीप के पास है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु पर। अगला जो स्थल हमारा सामने है आपके, ये देखिए स्थल अगला क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत देश के 2 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व है। अब पेंच टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है, भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क बना है। यह आपको ध्यान रखना है, 5वां, एशिया में 5वां है, लेकिन भारत का पहला है, डार्क स्काई पार्क बना है। इसका उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया, यानी लेटेस्ट है। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि 2 राज्यों में, मैंने बताया 2 राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व में एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है और यहाँ बाघोली के निकट का क्षेत्र तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। यानी बाघोली स्थान है, वहाँ पे क्या एकदम डार्क स्काई का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल जो मानव या कृत्रिम प्रकाश हैं वहाँ उनको नहीं पहुँचाने, मतलब उससे हटा लिया जाता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है। जिससे क्या होता है कि तारों को देखने के लिए, यानी तारों का अवलोकन करने के लिए वह सही रहता है, बिल्कुल डार्क स्काई, यानी बिल्कुल अंधेरा जो है वहाँ पे रहता है। तो डार्क स्काई पार्क ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। यह कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल लाइट प्रदूषण को सीमित करता है और भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र हेनले में बनाया गया था और हेनले में स्थित है। भारतीय खगोल वेधशाला है जो एक ऊंचाई वाला खगोल विज्ञान स्टेशन है तथा यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित है। हेनले में ध्यान रखिएगा। फिर पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में ही क्या हुआ है, इसी टाइगर रिजर्व में और एक वजह से चर्चा में था कि यहाँ पे क्या किया गया है, जंगल की आग का जो है शीघ्र पता लगाने के लिए AI प्रणाली यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली लॉन्च की गई है और इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है पैंटेरा। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो है जंगल में अगर आग लगती है तो उसका तुरंत पता लगा लेगा यह इंटेलिजेंस। और इसमें क्या किया गया है, पैन टिल्ट जूम कैमरा लगा है जो लगभग 15 किलोमीटर रेंज को कवर करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली क्या करेगी कि जैसे बादल होते हैं, क्लाउड्स और स्मोक में अंतर करेगी, यानी जंगलों के ऊपर जो क्लाउड्स बनते हैं और अगर आग लग जाती है तो जाहिर सी बात है धुआं उठेंगे वहाँ पे, तो उन दोनों में अंतर करके तुरंत बताएगा और अलर्ट सिस्टम होगा, वह तुरंत बता देगा कि जंगल में कहीं आग लगी है। इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस प्रणाली का नाम याद रखिएगा, पैंटेरा। तो इस तरीके से पेंच टाइगर रिजर्व 2 कारणों से आप मुख्य कारण है, चर्चा में बता तो रहा हूँ मैं, कोई भी स्थान चर्चा के बहुत कारण होते हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो 2 सबसे महत्वपूर्ण थे, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है कि ग्रीनलैंड के बारे में यहाँ पे आपको देखना है। एक पीछे इसमें मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भारतीय खगोल संस्थान भौतिकी संस्थान है, इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह 1973 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। तो यह ध्यान रखिएगा, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये बेंगलुरु में स्थित है, इसको ध्यान रखना है। फिर ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड क्यों चर्चा में है? तो ग्रीनलैंड व कनाडा के बीच डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट
नामक एक जलमग्न सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है। नाम इसका क्या है? डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट। ये डेविस स्ट्रेट यानी डेविस जलसंधि भी है यहाँ पे, और ये प्रोटो यानी बहुत पहले का जो है सूक्ष्म महाद्वीप है। और यह महाद्वीप माना जाता है कि 36 से 61 मिलियन वर्ष पहले जल की सतह के ऊपर था, वर्तमान में क्या सतह के नीचे है, यानी वह जलमग्न है। बात करें ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है, यानी डेनमार्क का यह राजनीतिक रूप से जो है डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन अगर भौगोलिक रूप से देखें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का भाग है, बिल्कुल उससे सटा हुआ है, लेकिन इस पर नियंत्रण किसका है? डेनमार्क का नियंत्रण है। और यह आर्कटिक तथा अटलांटिक महासागर के बीच में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी माना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और डेविस जल संधि की बात करें तो डेविस जल संधि शायद चित्र है, ये देखिए डेविस जल संधि यहाँ पे है। इधर हो गया ग्रीनलैंड और इधर हो गया ये कनाडा का बैफिन आइलैंड, ये कनाडा का हिस्सा है, यहाँ पे बैफिन आइलैंड है, तो इन दोनों को अलग करता है। यह लेब्राडोर सी है, और तो यह यहाँ पे यह डेविस चैनल की कह लीजिए या जल संधि है, और ग्रीनलैंड तथा कनाडा के बैफिन द्वीप के पास है। विश्व की सबसे चौड़ी, जैसा कि इसकी चौड़ाई देखिए, ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, और इसका नाम इसके जो है खोजकर्ता एक जॉन डेविस थे, उनके नाम पर है। तो इसकी खोज किसने की थी? जॉन डेविस ने। ध्यान रखिएगा डेविस जल संधि जो कि ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करता है। अब अगला जो स्थल है वह है भुज जो कि गुजरात में स्थित है, और भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल हुआ है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट करिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और कच्छ जिले में स्थित भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में जो है यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स, इसको वर्से बोलते हैं, प्रिक्स वर्से पुरस्कार में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में भूपेंद्र पटेल जी हैं, उन्होंने 16 जून 2024 को, क्योंकि इसी दिन जो है इसका वो घोषणा हुई थी, गर्व का दिन कहा है इसको, और अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल पर लिखा कि गुजरात और भारत के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने आगे कहा, यह गुजरात के लिए गर्व की बात है कि पहली बार भारत के किसी संग्रहालय को यानी किसी म्यूजियम को स्थानीय संस्कृति और प्रकृति संरक्षण की अभिव्यक्ति के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। अब भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालयों को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्से पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। अब इस संग्रहालय का डिजाइन अद्भुत है, क्योंकि यह हजारों पेड़ों की हरियाली के बीच भुजियो पहाड़ी पर, भुज जैसा कि नाम उसका भुजियो पहाड़ी पर है, तो भुजियो पहाड़ी पर बना है। अब इसका चित्र देखिए आप, कितना खूबसूरत है, ये देखिए ऐसे बना हुआ है, बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन है, डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है। भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगडू में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीज़ा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद 3रे स्थान पर रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। सूची में अन्य संग्रहालयों में जापान के हिरोशिमा का जो है सुमेसे आर्ट म्यूजियम और नीदरलैंड के एपेलडॉर्न का पेलिस हेट लू और ओमान के मनाह का ओमान एक्रॉस एजेस म्यूजियम और पोलैंड के वारसा का पोलिस इतिहास संग्रहालय शामिल है। तो इन सभी संग्रहालयों को इसमें शामिल किया गया है। जैसा कि इस प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जनवरी 2001 को कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों की याद में 28 अगस्त को 2022 में इस स्मृति उपवन भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया था। 2022 में वो लेटेस्ट बना है, 2 साल हुआ। अब स्मृति वन भुज में भुजियो पहाड़ी पर 470 कितने 470 एकड़ में फैला है, ध्यान रखिएगा। इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल है, जिसमें कितने
5 लाख पेड़, 50 चेक डैम हैं जिन पर भूकंप के 12,932 पीड़ितों के नाम की पट्टिकाएँ लगी हैं। अब यह म्यूज़ियम बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन है और इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और यूनेस्को ने अभी जल्दी ही क्या किया है कि भारत देश के जो 3 ग्रंथ हैं उनको भी रजिस्टर्ड किया है। और किस में रजिस्टर्ड किया गया है? यूनेस्को का जो है मेमोरी ऑफ द रजिस्टर्ड एक होता है, मेमोरी ऑफ द रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द रजिस्टर। इसमें भारत के 3 ग्रंथ, जो पहला है पंचतंत्र, जानते होंगे आप, पंचतंत्र बहुत सुने होंगे, विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र तथा तुलसीदास जी के द्वारा रचित क्या? रामचरितमानस। रामचरितमानस, पंचतंत्र तथा एक ग्रंथ और है जिसका नाम है सहृदय लोचन। यह ग्रंथ आनंद वर्धन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? आनंद वर्धन के द्वारा। यह तो अच्छी तरीके से पता होगा, तुलसीदास जी ने लिखा था। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था। तो इन 3 ग्रंथों को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में इसको रजिस्टर किया है। और यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, जो कि मानवता की क्या दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। यह जो रजिस्टर को, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर को 1992 में शुरू किया गया था, यह भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद अभी एक यूनेस्को से रिलेटेड और स्थान आएगा, तो उसको वहीं पे चर्चा करेंगे, उसको देख लीजिएगा। फिर है कैलिफोर्निया, अमेरिका का कैलिफोर्निया स्थान है। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार यहाँ खोजा गया है, तो यह इसलिए चर्चा में था, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है पश्चिमी घाट। आपको जैसा पता होगा, पश्चिमी घाट भारत देश का ये हिस्सा, यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, तमिलनाडु तक, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। तो पश्चिमी घाट में क्या हुआ है? केरल में एक हैब्रोसिस्टम स्वामीनाथन नामक कूड़े में यानी कचड़े में रहने वाली जंपिंग स्पाइडर यानी मकड़ी की खोज हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका नाम जो है एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पे है। एम.एस. स्वामीनाथन बताने की ज़रूरत नहीं, यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे, तो उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। और इसकी खोज क्रिस्ट कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा कुंथी नदी भी आ गई यहाँ पे, तो कुंथी नदी है केरल में ही, उसी के पास जो है पश्चिमी घाट में इसकी खोज की गई है। अब शोधकर्ताओं की टीम ने पश्चिमी घाट में, ये दूसरी खबर है, पश्चिमी घाट में ही क्या किया है, 140 वर्षों के बाद एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति जिसका नाम है उनियाला मल्टीबैक्टीरिया की खोज भी की है। और पश्चिमी घाट में ही एक और खबर है, मेघमलई मुन्नार प्रदेश में क्या हुआ है, यूरोपेल्टिस क्यूडोमैकुलाटा नामक सांप की एक प्रजाति की खोज की गई है। यह जहरीला नहीं है, यह सांप पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में भी पाया गया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की बात करें तो इसे जानते ही होंगे आप, सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। और इसे उत्तरी महाराष्ट्र में तो सह्याद्री कहते हैं, लेकिन केरल में इसे सह्या पर्वतम भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सह्या पर्वतम भी कहते हैं। कहाँ पे? केरल में। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि अरब सागर में इसका जो है पश्चिमी का हिस्सा, पश्चिम भारत का हिस्सा, अरब सागर में एक हिस्सा इसका जो है धंस गया था, जिसके कारण बना, तो इसलिए यह ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत ऐसे बनता है, ब्लॉक पर्वत नीचे की ज़मीन धंस जाती है तो ऊपर की ये जो ज़मीन है ये बनी रहती है, तो ब्लॉक पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत है। तो
और इसका अगर विस्तार देख लें तो जैसा मैंने बताया महाराष्ट्र से लेकर नीचे तमिलनाडु तक राज्यों में, और वहीं अगर ऐसे देखें तो ज्योग्राफी की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से तो सतपुड़ा रेंज से लेके कन्याकुमारी अंतरीप तक, तो इस तरीके से इसका विस्तार है। अब केरल में इसमें जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, वह भी आप ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, अनाईमुडी बोलते हैं। वह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल में स्थित है, और यह पश्चिमी घाट की जो है सबसे, और इनसे तमाम नदियां भी निकलती हैं पश्चिमी घाट से, बहुत सारी नदियां हैं जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां जो है पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। वहीं पेरियार, नेत्रावती, शरावती, मांडवी, यह सब नदियां हैं जो कि पूरब की ओर, कुछ पश्चिम की ओर ऐसे प्रवाहित होती हैं। अब इसमें शरावती भी नदी आपको जानते ही होंगे कितनी महत्वपूर्ण है। शरावती नदी, इस पे एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, उसको आपको बताना है कमेंट में। तो इस तरीके से पश्चिमी घाट को आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैव विविधता में बहुत काफ़ी रिच है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला जो प्लेस है वह है पोखरा, नेपाल का पोखरा, इसको ध्यान रखना है। अब यह क्यों चर्चा में है, अब नेपाल का पोखरा, इसको क्या किया गया है, आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी बना दिया गया। बहुत खूबसूरत जगह है नेपाल में, इसीलिए इसको पर्यटन राजधानी बनाया गया। और नेपाल की वैसे राजधानी, आप राजनीतिक राजधानी तो आप जानते ही होंगे, काठमांडू है। अब उसके बाद में फिर अगली खबर है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार से क्या खबर है, यहाँ पे वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि 1,60,000 वर्ष पहले तिब्बत के पठार पे डेनिसोवंस रहते थे। अब ये डेनिसोवंस क्या है, एक मानव की प्रजाति है जो निएंडरथल मानव के बारे में सुने होंगे, और जो आज आधुनिक मानव है उनके बीच की ये कड़ी माने जाते हैं। उनके बीच के काल में ये मानव आए थे। तो तिब्बत के पठार से ये संबंधित खबर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर डेनमार्क आ गया। डेनमार्क की चर्चा अभी हम किए थे वहाँ पे ग्रीनलैंड में। तो डेनमार्क से क्या खबर है, डेनमार्क चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, पशुधन यानी लाइव स्टॉक पे कार्बन उत्सर्जन कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है, जो 2023 में लगाएगा, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश। यानी पशुधन के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन होता है उस पर कर लगाया जाएगा और 2030 में लगेगा। और एक गाय पे $96 प्रतिवर्ष कर लगाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। यह लगभग 672 क्रोन के बराबर है। क्रोन क्या है, डेनमार्क की मुद्रा है। वहीं न्यूजीलैंड में दूसरी खबर है, इसी से संबंधित थी। तो न्यूजीलैंड में भी क्या हुआ था, जून 2024 में किसानों के विरोध के बाद देश में पशुधन यानी पशुओं के डकार पर लगने वाला बर्फ टैक्स को समाप्त किया है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। पशुओं के डकार पर, ऐसा क्यों, क्योंकि पशुओं के जब पशुएं क्या जुगाली करती हैं, यानी वह जब मुंह अपना चलाती हैं और या डकार लेती हैं तो मीथेन गैस का वहाँ पे उनका उत्सर्जन करती हैं, तो इसलिए लगाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब डेनमार्क की राजधानी आपको पता ही होगी कि कोपेनहेगन है। वहीं न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है, और उसकी मुद्रा न्यूजीलैंड की क्या है, उसकी डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर। और कोपेनहेगन मतलब डेनमार्क की मैंने बता दिया क्रोना है, क्रोन बोलते हैं इसे, क्रोन मुद्रा है, राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है। अगली खबर है चाविन क्षेत्र है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। चाविन क्षेत्र से यहाँ पे क्या हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने पेरू में 4000 वर्ष पुराने अनुष्ठानिक मंदिर का पता लगाया है, और यह चाविन सभ्यता के अवशेष यहाँ पाए गए हैं। यहाँ पे चाविन क्षेत्र, चाविन सभ्यता, बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष यहाँ पाए गए, और यहाँ पे एक मंदिर का जो है पता लगाया गया है जो कि 4000 वर्ष पुराना है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। और पेरू की चर्चा हो चुकी। पेरू आपको जानते ही होंगे, पेरू की राजधानी लीमा है, लीमा। और इसकी मुद्रा क्या है, न्यू सोल बोलते हैं, सोल। और पेरू के एक अभी और बहुत अच्छी खबर है कि पेरू की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वह कौन है,
वह है डीना बोलुआर्ट। डीना बोलुआर्ट, और ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, डीना बोलुआर्ट, यह भी ध्यान रखिएगा। ये पेरू की क्या हैं, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वहीं पीएम की बात करें तो वर्तमान में इसके पीएम हैं गुस्तावो एड्रियन जेन। गुस्तावो एड्रियन जेन, गुस्तावो एड्रियन जेन, जेन है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। फिर राजाजी टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, हॉग हिरण यहाँ पे जो कि लुप्त प्राय है, उसको पहली बार यहाँ पे देखा गया है। जैसा कि उत्तराखंड में आपको पता होगा कि एक राजाजी टाइगर रिजर्व है, दूसरा कौन सा है, जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट, और एक और नंधौर तथा सुरई रेंज, ये बनने की प्रक्रिया में है। हालांकि अभी रजिस्टर्ड नहीं है ऑफिशियल, लेकिन ये बनने की प्रक्रिया में है। नंधौर तथा सुराई रेंज बोलते हैं इसको, ये दो हैं। और अगर वर्तमान में बात करें तो भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में कितने हैं, 54 टाइगर रिजर्व हैं। 54वां जो बना था वह मध्य प्रदेश में बना था, आपको पता होगा, वीरांगना दुर्गावती के नाम से, दुर्गावती। और जो 53वां बना था वह कौन था, वह छत्तीसगढ़ में बना था, उसका नाम था गुरु घासीदास। 53वां गुरु घासीदास, तो यह भी ध्यान रखिएगा, घासीदास छत्तीसगढ़ में। तो टोटल इस समय 54 टाइगर रिजर्व भारत में है, और राजाजी तथा जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। अब अगली जो खबर है, उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन क्षेत्र, इसको क्या किया गया है, उड़ीसा सरकार द्वारा फरवरी 2024 में इस क्षेत्र को चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, BHS बोलते हैं इसको। तो इसको चौथा है, या कहाँ का, उड़ीसा का चौथा है। तो इससे पहले 3 कौन थे, इससे पहले 3 थे महेंद्रगिरी, यह आपका गजपति जिले में है, वहीं जो दूसरा था मंदसुरु, वह कंधमाल जिले में था। कंधमाल क्यों प्रसिद्ध है आपको बताना है, कंधमाल का एक प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला हुआ है, उसको बताना है। तो कंधमाल जिले में मंदसुरु। वहीं तीसरा जो था वह था गंधमर्दन, नाम बहुत अच्छा है, गंधमर्दन। तो ये 3 पहले थे, चौथा बना क्या, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र, और यह कोरापुट जिले में है। कहाँ पे है, कोरापुट जिले में, इसको ध्यान रखिएगा, कोरापुट जिले में। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे पॉइंट। अब अगर पूरे भारत में बात करें तो कितने BHS हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भारत में टोटल कितनी है, तो इस समय टोटल जो हैं वो 47 हैं, या जो था यह 45वां था। 46वां जो बना वह है लियागो, और लियागो कहाँ है, अरुणाचल में। यह कौन सा था, 46वां था, ध्यान रखिएगा 46वां। और 47वां जो था वह था टुंगे गोम्पू, जैसा कि नाम से आप देख रहे होंगे, या इसी को बोलते हैं कामचोयान। इसका नाम लिख देते हैं, 1 मिनट, बहुत खतरनाक नाम है, इसको ध्यान रखिएगा, कामचोयाम, यह भी अरुणाचल में है, या इसी को बोलते हैं टुंगे गोनपू। तो ये दोनों, ये मतलब एक ही नाम है। और दूसरा जो था वो बताया मैंने लियागो, वो भी अरुणाचल में है। तो लियागो 46वां था और ये 47वां है। तो टोटल भारत में ये राज्य सरकारें घोषित करती हैं और केंद्र सरकार इसको जो है मान्यता देती है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो इसको ध्यान रखिएगा।
फिर अगला है थूथुकुडी। थूथुकुडी स्थान है तमिलनाडु में। यहाँ पे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की से शुरुआत की है। फेरी क्या होता है? नाव, छोटी सी नाव जिसमें मान लीजिए आप 30-40 से 40-50 लोग बैठ सकते हैं, फेरी होती है। या एक तरीके से टूरिज़्म तथा ट्रांसपोर्टेशन में जो है विकास करने के लिए यह सब शुरू चलाई जाती है फेरी। तो यहाँ पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि देश की पहली क्या है, देश की पहली हाइड्रोजन से ईंधन से चालित है, हाइड्रोजन ईंधन से चल रही है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर अगला है अहमदनगर। अहमदनगर स्थान जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, और इसका नाम महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहिल्या नगर कर दिया गया है, अहिल्याबाई के नाम पर, तो इसको ध्यान रखिएगा, अहमदनगर। फिर है नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य। यह क्यों चर्चा में है? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में नकटी और नागी पक्षी अभयारण्यों को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्र भूमियों के रूप में जून 2024 में अधिसूचित किया गया है। दोनों स्थल मानव निर्मित हैं और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित हैं। बिहार में अब रामसर कन्वेंशन के तहत 3 आर्द्रभूमि स्थल हो गए हैं। इन दोनों से पूर्व बिहार में बेगूसराय में स्थित कांवर झील बोलते हैं इसको, कांवर झील थी, जो 2020 में रामसर स्थल जिसको घोषित किया गया था। अब बिहार के नवीनतम 2 स्थलों के बाद देश में कितने स्थल हो गए? रामसर स्थल कितने हो गए? 82 हो गए टोटल जून 2024 तक, इसको ध्यान रखिएगा। 82 स्थल हैं। अब ये रामसर स्थल कैसे होते हैं? तो ये कन्वेंशन हुआ 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर स्थान पे आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु यह सम्मेलन हुआ था। उसी के अंतर्गत ये स्थल घोषित किए जाते हैं। अब नागी जो पक्षी अभयारण्य है यह भारत का 81वां रामसर स्थल था। वहीं जो ये नकटी है ये 22वां था। अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं रखना है, आपको यही याद रखना है कि यह 81वां था और बिहार के जमुई ज़िले में है। बस हेक्टेयर क्षेत्रफल वगैरह कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब बांध के निर्माण के पीछे यह झील के रूप में बनी है। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए बांध बन गया तो इधर जो पानी रोका जाता है वो झील बन जाती है, तो इसीलिए ये मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो बांध के निर्माण के बाद बनी झील सर्दियों के दौरान यूरेशिया, मध्य एशिया और रूस तथा उत्तरी चीन से आने वाली प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। बहुत महत्वपूर्ण है। नागी पक्षी अभयारण्य को 1984 में स्थानीय स्तर पर पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई थी। तो यह भी ध्यान रखिएगा। और यह नकटी जो है 22वां रामसर स्थल है, यह भी जमुई ज़िले में है। ज़्यादा इसमें क्षेत्रफल वगैरह आपको नहीं ध्यान रखना है। इसमें देख लीजिए कि 150 से अधिक प्रजातियों का निवास है, जिसमें मछली, स्तनधारी, जलीय पौधे, पक्षी शामिल हैं। नकटी आर्द्रभूमि को 1984 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और सर्दियों में यहाँ 20,000 से अधिक पक्षी आते हैं, जिनमें सिंधु गंगा के मैदान पर लाल कलगी वाले पोचार्ड नेट्टा रुफीना का सबसे बड़ा समूह भी शामिल है। भारत में दुनिया के रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या हो गई है, यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। वर्तमान में भारत में 82 हैं और चीन में 82 हैं, तो बराबर हैं दोनों। जबकि रामसर स्थलों के संख्या के मामले में यूके 175 पहले स्थान पर और 144 स्थलों के साथ मैक्सिको दूसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान पर चीन और भारत बराबर हो गए हैं। अब जैसे ही भारत का कोई 1-2 स्थल बनेगा, चीन से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम तीसरे पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत तीसरे नंबर पे आ चुका है, यह ध्यान रखिएगा। अब फिर अगला है लिजर्ड द्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है। लिजर्ड द्वीप इसको याद रखना है। तो लिजर्ड द्वीप यहाँ पे क्या कम से कम 97% मूंगा यानी कोरल्स नष्ट हो गए हैं। इसको छिपकली द्वीप बोलते हैं, जिसे जिगरू या दिगुर्रा के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में ग्रेट बैरियर रीफ पर एक द्वीप है, जो ब्रिस्बेन से
कितना 1624 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। जैसा कि आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बनाएं तो इस प्रकार से होता है। ये हो गया आपका, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी अगर देखें तो उत्तर पूर्वी हिस्से में ग्रेट बैरियर रीफ है, और उसी के पास में ये पूरा क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड। तो इसी के पास में क्या है, ये द्वीप है, और यहाँ पे जो मूंगे की चट्टान है वह 97% मूंगे यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, कोरल्स ख़त्म हो गए हैं। कितना भयंकर ये जो विविधता का ह्रास है। आपको पता ही होगा ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल से बनी है, और विश्व की सबसे बड़ी कोरल्स रीफ यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो यह छिपकली द्वीप समूह का हिस्सा है, जिसमें पाल्फ्रे द्वीप भी शामिल है और छिपकली द्वीप राष्ट्रीय उद्यान का भी हिस्सा है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी है, इस नाम से छिपकली द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, इसको ध्यान रखिएगा। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, अगला जो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, यह क्यों चर्चा में है? तो जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा इस वन्य जीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है। जैसा कि आपको पता है कूनो में सर्वप्रथम चीते लाए गए थे और उसमें कुछ की मृत्यु भी हो गई थी, तो उसके बाद इनको स्थानांतरित किया जा रहा है। कई जगह रखने का इनका जो ऐसा हैबिटेट बनाया जा रहा है, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है ताकि ये सर्वाइव कर सकें। तो कूनो के अलावा कौन से अभयारण्य में आपको ध्यान रखना है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है जोशीमठ, उत्तराखंड का जोशीमठ आपदा के लिए अधिकतर चर्चा में रहता है। यहाँ पे इसका नाम जो है ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है बेटर जंगल इंडोनेशिया का, यहाँ पे क्या हुआ है, कैप्रीमुलगस रिटे नाम का एक नाइट जार छप्पा की एक प्रजाति की खोज की गई है। यह ईस्ट तिमोर में भी पाया जाता है। अब ये नाइट जार क्या होते हैं ये देख लीजिए आप, फिगर में होगा शायद, हाँ है। ये इस तरीके का पक्षी नाइट जार बोलते हैं इनको, छप्पा हिंदी में बोलते हैं, नाइट जार है ये, कितना खूबसूरत है। फिर अगली खबर है, जैसा मैंने बताया था यूनेस्को से संबंधित अभी एक और आपके पास फैक्ट है, और तीनों फैक्ट को बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक 100% पूछा जाएगा, हो सकता है एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन इससे आ जाएं, तो आप बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। श्रीनगर को क्या किया गया है यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को नहीं है, ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है, ऐसी खबर है अभी कुछ, हाँ। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है ये यूनेस्को से ही एफिलेटेड है। किससे एफिलेटेड है? यूनेस्को से, तो संबंधित वहीं से हुआ, यानी यूनेस्को से संबंध है ये। इसका जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है यह यूनेस्को से एफिलेटेड है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए यूनेस्को को मान लीजिए आप, यूनेस्को से संबंधित ही है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के जो है श्रीनगर शहर को क्या किया गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में इसको टैग दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो कि 1964 में बना था, 1964 में स्थापित हुआ, और इसकी स्थापना में एक कमला देवी चट्टोपाध्याय का भी बहुत बड़ा रोल रहा, और इसका हेडक्वार्टर फिक्स नहीं होता है, जैसे इसका मतलब इसको हेडक्वार्टर टर्म वाइज बना दिया जाता है। तो वर्तमान में 2021 से 24 तक इसका हेडक्वार्टर कुवैत में है। इससे पहले क्या हुआ है कि भारत के 3 शहर और बन चुके हैं, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में शामिल हो चुके हैं, यह चौथा शहर है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये चौथा शहर है भारत का। इससे पूर्व कौन कौन है? जयपुर है, और उसके बाद मल्लापुरम, उसके बाद मैसूर है कर्नाटक का। तो 3 शहर ये थे, श्रीनगर को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिए, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है कोझिकोड जो कि केरल का है। यहाँ पे क्या हुआ कि मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध उत्तरी केरल के कोझिकोड को 23 जून 2024 को आधिकारिक रूप से क्या भारत का पहला यूनेस्को साहित्य, देखिए यूनेस्को से
कितने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था। ऐतिहासिक रूप से कोझिकोड को कालीकट के रूप में जानते हैं, ठीक है। कालीकट हिस्ट्री में खूब अच्छे से पढ़ते होंगे, वास्को डी गामा के बारे में। कालीकट बंदरगाह ही पहुंचा था पहले। केरल के मालाबार तट पर स्थित कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय, 70 प्रकाशन और एक सशक्त साहित्य शिक्षा आधार है, जिस कारण इसे 2012 में मूर्तियों के शहर का भी टैग मिला है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के जंगल में सींग वाले मेढक, ध्यान रखिएगा, सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका क्या नाम है? जीनोफायर्स आपातानी। आपातानी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है यह। तो इसको क्या बोलते हैं? जीनोफायर्स आपातानी की खोज की गई है JSI द्वारा, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, तो उसके द्वारा खोज की गई है। इसका नाम अरुणाचल में पाई जाने वाली आपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। अब अरुणाचल प्रदेश में आपातानी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बहुत सारी जनजातियां हैं, उनको आपको याद रखना है। तो एक तो ये आपातानी हो गई, एक है आदि जनजाति, इन्हीं को अबोर जनजाति भी बोलते हैं, अबोर। फिर उसके बाद में है नीसी जनजाति भी प्रसिद्ध हैं यहाँ की। ये सब कुछ पेपर में आने वाली जनजातियाँ बता रहा हूँ, बाकी जनजाति तो बहुत हैं यहाँ पे। फिर है एक खामती, और खामती का एक प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला था, वो आपको बताना है, खामती जनजाति। फिर है मिसमी। फिर है मोनपा, जिसे मोम्बा भी बोलते हैं। उसके बाद है अका, और भी बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछी गई हैं आज तक आदि, अबोर, नीसी, खामती, मिसमी, मोनपा और ये आपातानी, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। तो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति के नाम पर ही इस एक सींग वाले मेढक की एक प्रजाति की खोज की गई है। अब अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह क्यों चर्चा में है? यहाँ पे क्या हुआ है कि हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार इस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है। यह एक सांप की प्रजाति है, सांप है। तो इसकी जो है यहाँ पे इसको दर्ज किया गया है कि यहाँ पे पहली बार मिला है, या इस तरीके का सांप है, आप देख लीजिए, धारीदार है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में और भी सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, आपको ध्यान रखना है। मानस, नामेरी, ओरांग, नामेरी। ओरांग को राजीव गांधी पहले नाम होता था इसका, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, राजीव गांधी नाम हटा दिया गया है। डिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकई और रायमोना, इस तरीके से 7 राष्ट्रीय उद्यान इस समय असम में है। मिनामी तोरीसीमा द्वीप यह चर्चा में रहा। तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है और जापान के जो है अधिकार क्षेत्र में है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, लेकिन अधिकार किसका है? जापान के। इसे मार्कस द्वीप भी बोलते हैं। अब इस महत्वपूर्ण चर्चा में क्यों है? इसके समुद्र तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण 200 MMT खनिजों का भंडार पाया गया है, यानी 230 MMT खनिजों का भंडार यहाँ पे पाया गया है। तो इसको भी ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं मिलियन मीट्रिक टन, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब जापान के द्वीप की बात है, तो जापान का द्वीप जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। जापान के द्वीप कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण हैं? तो इसमें उत्तर से अगर दक्षिण का क्रम लगाएं तो सबसे पहले आता है होक्काइडो। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, क्रम लगाने का भी क्वेश्चन बार बार आया है, होक्काइडो। उसके बाद है होन्शु, फिर उसके बाद है
कोकू, सीकोकू, और फिर सबसे नीचे है क्यूसू, क्यूसू, क्यूसू। तो इस तरीके से यह है, और होन्शू इसमें सबसे बड़ा है। और इसी पे क्या, नगोया शहर, जापान का नगोया प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है, नगोया शहर भी है यहाँ, और टोक्यो राजधानी भी इसी पे है। तो होन्शू सबसे बड़ा द्वीप है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब अगला जो स्थल है वह है प्रकाशम, आंध्र प्रदेश का प्रकाशम। यह क्यों चर्चा में है, तो यहाँ पे बड़ौदा विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा जून 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दुनिया के सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसलों की खोज की है, जिसे लगभग 41,000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। कितना पुराना? 41,000 वर्ष पुराना। बड़ौदा विश्वविद्यालय के साथ ही जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के पुरातत्वविदों ने भी इस खोज में योगदान दिया है। इन विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा स्थल की खुदाई के दौरान 900 से अधिक शुतुरमुर्ग के अंडे एक ही स्थान पर मिले हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार यह खोज भारत में मेगाफॉनल प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण को समझने में महत्वपूर्ण कड़ी है। अब मेगाफॉनल क्या होता है? जैसा कि फौना बोलते हैं जानवरों को, फौना, और वनस्पतियों को फ्लोरा। तो मेगाफॉनल क्या होगा? जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, यानी विशालकाय जो जानवर होते हैं उन्हें मेगाफॉनल बोलते हैं। अब मेगाफॉनल में क्या आएगा? डायनासोर आपका आ गया, शुतुरमुर्ग आ गया, जो बड़े बड़े जानवर हैं विशालकाय वाले वो हैं इसमें। तो मेगाफॉनल के जो, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया तो उसके विलुप्ति के कारण को समझने में इससे मदद मिलेगी, जो यह खोज हुई है। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला है रंगापानी स्टेशन, बहुत चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन हादसा हुआ। तो उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर स्थित रंगापानी रेलवे स्टेशन के निकट 17 जून को भीषण रेल हादसा हुआ। इस हादसे में रेड सिग्नल पर खड़ी अगरतला सियालदाह कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन का नाम आपको ध्यान रखना है और स्टेशन का नाम ध्यान रखना है। एक्सप्रेस में कंटेनर मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कंचनजंगा ट्रेन के पीछे 3 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। और यह हुआ क्यों? ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम के फेल होने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि मृत्यु का आंकड़ा तो और ज़्यादा भी था, लेकिन ऑफिशियल जो डाटा है वह 10 लोग हैं और 46 लोग घायल हुए हैं। फिर अगला है इगतपुरी झील, बहुत महत्वपूर्ण है इगतपुरी झील। यहाँ पे क्या किया गया है कि इगतपुरी झील जो नासिक महाराष्ट्र में है, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे ने 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है, जो भारतीय रेलवे द्वारा अपनी तरह की पहली परियोजना है। और सेंट्रल रेलवे ने किया है, तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जैसा कि आपको पता होगा मुंबई में है, मुंबई में है। फिर अगला स्थल है पडता बेट, गुजरात। अब यहाँ क्यों चर्चा में है? तो पडता बेट गुजरात में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखिएगा। हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। यह प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ जिले के जूना खटिया कब्रिस्तान के निकट अवस्थित है। पौधों की पहचान और कृषि पद्धतियों को समझने के लिए पुरातात्विक नमूने एकत्रित किए गए हैं। उत्खनन से प्रारंभिक हड़प्पा से लेकर उत्तर हड़प्पा काल के कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियाँ, अर्धकीमती पत्थर, टेराकोटा जो कि ईंटों से बनते हैं, टेराकोटा, स्पिंडल भंवर, तांबा और विभिन्न उपकरण मिले हैं। इससे पहले जूना खटिया में 2018-19 में 500 कब्रों वाला एक सामूहिक कब्रिस्तान भी खोजा गया था। तो यह हड़प्पा स्थल है, नया खोजा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है अगला है उत्तर प्रदेश का स्थान लखीमपुर खीरी। अब यह क्यों चर्चा में है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है निर्णय लिया है। किस पे खर्च करेगा? बायोप्लास्टिक पार्क बनेगा यहाँ पे। बायोप्लास्टिक बहुत महत्वपूर्ण है, बायोप्लास्टिक पार्क बनेगा। और इसे कौन बनाएगा? इसे बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाएगी। और बायोप्लास्टिक पार्क जो होते हैं, बायोप्लास्टिक क्या होती हैं? यह जैविक चीज़ों से यानी बायो वाली चीज़ों से बनती हैं और ये बायोडिग्रेडेबल होती हैं यानी अपघटनशील होती हैं। और
तो इनसे अगर ये अपघटन इनका हो जाएगा तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, तो इको फ्रेंडली मान लीजिए आप हैं। बायोप्लास्टिक जो है मक्का, गन्ना और चुकंदर आदि से बनता है। फिर है अगला महबूब नगर, तेलंगाना का महबूब नगर। इसमें गंगापुरम में मार्च 2024 में कल्याणी के चालुक राजवंश के 900 वर्ष पुराने शिलालेख प्राप्त किए हैं। तो जैसा कि 2 चालुक राजवंश थे, कल्याणी बादामी या वातापी बोलते हैं, बादामी या वातापी के, और दूसरे थे कल्याणी। तो ये चालुक राजवंश से संबंधित है और 900 वर्ष पुराना शिलालेख है, इसकी खोज की गई है। यह भी महत्वपूर्ण है, आपको इम्पोर्टेंट है। सारे जितने भी प्लेसेस हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर अगला है नीलगिरी पर्वतमाला। यहाँ पे चिरेटोल्पिस इरूबेसेंसिस जो है नामक एक दुर्लभ कीट 132 वर्षों के बाद पुनः खोजा गया है। नीलगिरी पर्वतमाला जानते ही होंगे आप। यह पश्चिमी घाट, जैसे मान लीजिए यह मैप बनाएं ऐसे, तो इधर हो गया आपका पश्चिमी घाट, इधर हो गया पूर्वी घाट, इसी के जंक्शन पे नीलगिरी पर्वतमाला है। और इसका नीलगिरी क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये नीला दिखता है इसलिए? नहीं भाई, नीला नहीं। यहाँ एक फूल पाया जाता है जिसको बोलते हैं नीला कुरंजी के फूल, नीला कुरंजी पुष्प। और यह पुष्प की, इस पुष्प की जो है विशेषता यह है कि यह 12 वर्षों में एक बार खिलता है, 12 वर्ष में एक बार खिलता है, तो यह ध्यान रखिएगा। फिर अगला जो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्थित इबू ज्वालामुखी में 13 मई को क्या हुआ? एक भीषण विस्फोट हुआ। कौन सा ज्वालामुखी? इबू ज्वालामुखी, यह ध्यान रखिएगा। विस्फोट के कारण आसमान में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख फैल गई। पिछले वर्ष इंडोनेशिया के एक अन्य ज्वालामुखी मेरापी, यह भी ध्यान रखिए, में भी भीषण हादसा हुआ, मतलब विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। अप्रैल 2024 में इंडोनेशिया की एक अन्य रुआंग माउंट ज्वालामुखी, ये सब नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी विस्फोट हुआ, जो उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित है। सुलावेसी में ही एक आपको लियांग करके एक गुफा है, वहाँ पे क्या ओल्डेस्ट केव पेंटिंग की खोज की गई है, जो कि 51,200 वर्ष पुरानी है। इसको ध्यान रखिएगा, लियांग कोम्पांग ऐसे नाम है उसका। तो सुलावेसी प्रांत में वह भी है। तो ये सारे ज्वालामुखी कौन से? इबू लेटेस्ट है, फिर मेरापी है, फिर इसको रुआंग माउंट है। तो ये सारे, इसमें विस्फोट हुआ, सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जैसा कि पूरा इंडोनेशिया जो है रिंग ऑफ फायर में स्थित है। प्रशांत महासागर के बाउंड्री के किनारे ऐसे रिंग ऑफ फायर बनता है पूरा मिला के। और क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटें होती हैं वह सबडक्ट करती हैं और ऐसे जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया वहाँ पे चलती है। कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ज्योग्राफी की क्लास जल्दी प्रारंभ करेंगे, और ज्योग्राफी की क्लास में हम फेस टू फेस उसकी क्लास लेंगे और एक चैप्टर वाइज बिल्कुल क्रम से और बहुत ही गहनता से, बहुत ही गहराई से, डीपली उसका अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसकी चर्चा जब करेंगे तो अपने पूर्ण मनोयोग से और बहुत ही गहरी चर्चा उस पर होगी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया में लगभग कितने 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, क्योंकि यह रिंग ऑफ फायर में स्थित है, मैंने बता दिया। अब फिर है इटली। इटली में क्यों चर्चा है? इटली में क्या हुआ है कि ओरोपूचे फीवर का पहला मामला सामने आया है। यह इस बुखार का जो वाहक है वह है क्यूलिकैडेस पैरेंसिस मच्छर की प्रजाति है क्यूलिकैडेस पैरेंसिस। ये इस मच्छर के द्वारा यह वायरस फैलता है, यानी यह वाहक है, वेक्टर है मच्छर, और इस वायरस का नाम है ओरोपूचे वायरस। और इस वायरस की खोज 1955 में वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद एंड टोबैगो शहर में हुई थी। तो यह भी ध्यान रखिएगा, इटली। उसके बाद कोडागू, कर्नाटक के कोडागू जिले में बहने वाली 180 किलोमीटर लंबी लक्ष्मण तीर्थ नदी प्रसिद्ध नदी है। यह क्या हुई? भीषण गर्मी के कारण सूख गई है। कुट्टा के जंगलों से निकलने वाली यह नदी कावेरी नदी में गिरती है, तो यह नदी सूख गई, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है रायमोना।
रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम का, अभी बताया मैंने असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यहाँ पे मेनलैंड सीरो की खोज हुई है। क्या हुई है? मेनलैंड सीरो का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य यहाँ दर्ज किया गया है। फ़ोटो खींची गई है, इसकी पहली फोटोग्राफिक साक्ष्य है ये। यह पार्क असम तथा भूटान की सीमा पर स्थित है। यह जानवर मेघालय का राज्य पशु भी है, ध्यान रखिएगा, मेघालय का राज्य पशु है। और असम के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को 5 जून 2021 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, यानी यह नया राष्ट्रीय उद्यान है। और इस जानवर को वैज्ञानिक रूप से क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्निस सुमात्राएंसिस थार, सुमात्रा से भी संबंधित है, थार रेगिस्तानी क्षेत्र। तो इसका नाम पूरा क्या है? कैप्रिकॉर्निस सुमात्राएंसिस थार के नाम से जाना जाता है। या फिब्सू वन्यजीव अभयारण्य और भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क, जैसा कि जो मानस नेशनल पार्क है वह भी भूटान की सीमा पे है। तो भूटान में जो उसका भाग चला जाता है उसको बोलते हैं रॉयल मानस पार्क, रॉयल मानस पार्क। जैसे भूटान इधर हो गया, इधर असम है। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये पार्क है, ये यहाँ पे, तो इसका जो हिस्सा मानस का इधर चला गया उसको बोलते हैं रॉयल मानस, जो कि भूटान का में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्थल है आपका न्यू कैलेडोनिया। 15 मई 2024 को फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में 12 दिवसीय आपातकाल की घोषणा की है। यह एक फ्रांसीसी विदेशी द्वीपीय क्षेत्र है। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में अवस्थित है। द्वीप समूह में घातक अशांति को दबाने के लिए आपातकाल को लगाया गया था, जहां स्वदेशी लोग लंबे समय से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। न्यू कैलेडोनिया की सीमाएं ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और वानाअतु से लगती है। बेडोत द्वीप हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप बेडोट में 80 से 90% समुद्री पक्षियाँ समाप्त हो गईं। और इनके समाप्त होने का कारण बताया जा रहा है कि तिमोर सागर में स्थित इस द्वीप पर अप्रैल 2023 में आए चक्रवात इल्सा, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन था, के कारण समुद्री पक्षियों की हानि हुई है। तो यह ध्यान रखिएगा। द्वीप कौन सा है? बेडोत द्वीप। फिर है पश्चिमी गारो पहाड़ी। यह क्यों चर्चा में है? जैसे कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा। गारो, खासी, जयंतिया, यह पश्चिम से पूर्व क्रम है इनका। तो यहाँ पे टेरिफोफस वांगला नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। और इसका नाम ही इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वांगला जो त्यौहार होता है मेघालय का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जो उसकी के नाम पे मकड़ी की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। यह मकड़ी लाल भूरे रंग की है और गारो मेघालय की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और वांगला जो है मेघालय का प्रसिद्ध त्यौहार है जिसे गारो जनजाति मनाती है। और इस त्यौहार को 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी बोलते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मेघालय में बेहदियान कलाम आदि त्यौहार भी मनाए जाते हैं। फिर अगला स्थल है यूपी का महाराजगंज। अब यह क्यों चर्चा में है? यहाँ पे दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। वल्चर क्या होते हैं? गिद्ध होते हैं। अब एशियाई वल्चर क्या है ये देख लीजिए यहाँ पे एशियन वल्चर कैसे है। तो एशियन वल्चर ए बर्ड्स आई व्यू कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। IUCN की रेड लिस्ट में क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और पॉपुलेशन इनकी घट रही है, लेस देन 10,000 है। फूड कराकेसेस, इनका फूड क्या है? कराकेसेस यानी ये पशु के सौ पे, पशु के सौ पे निर्भर करते हैं, इनका फूड है। ब्रीडिंग टाइम जो है दिसंबर से सितंबर में है। और नेस्टिंग यानी अंडा देने का टाइम इनका जो है दिसंबर से अप्रैल में है। तो यह ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्थल है प्रयागराज। यह क्यों चर्चा में है? तो यहाँ पे बेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। और जो इससे पहले मैंने बताया महाराजगंज, वो दुनिया का पहला वल्चर प्रजनन केंद्र बनेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्थल है आज की क्लास की चर्चा में, यह लास्ट स्थल जिस यूपी से संबंधित जिला गोंडा जिला है। और गोंडा जिला में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण
एक्चुअली ये वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में थे, इनको मैंने कवर किया है। और ऐसे ऐसे कर कर के पूरे करंट अफेयर को, पूरी जितने जनवरी से जुलाई तक के जितने करंट अफेयर हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी या ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों के संग इसको शेयर करिए। और इससे जानते ही हैं कि ऐसा करने से आपकी जो प्रतिक्रिया होती है उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और यह क्लास कंटिन्यूस जारी रहेगी। यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद तो लगातार एग्ज़ाम आने वाले हैं, पीसीएस और आरओ आदि, और भी एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम भी, सब के लिए करंट अफेयर सर्वत्र जो है आपको पूछा जाता है, सब के लिए यह ज़रूरी है। तो इस तरह से अब ये मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।